क्वेश्चन पेज नंबर 106 पढ़ लिया आपने? हाँ, तुम्हें समझ में आ गया, अंश को समझ में आ गया, और किसको समझ में आया कि क्या करना है इसमें? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, इससे आपको ये तो पता लग गया कि एन निकालना है। जब व्हाट वैल्यू ऑफ एन कह रहा है तो यू हैव टू फाइंड आउट एन। कंसंट्रेट इन माई वॉइस, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं अभी बीच में से उठा के पूछूंगी कि मैं क्या बता रही हूँ और हम क्या पढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो ये कह रहा है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो जिसके लिए ये दोनों एपीज के लिए n सेम होगा। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ दो एपी दिए। फर्स्ट एपी क्या दिया बताइए जरा। ये क्वेश्चन नंबर है 50, 63, 65, 65, 67 ये दिया है। और सेकंड एपी क्या दिया है? 3, ये दो एपीज है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें भी आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई एक टर्म ऐसा होगा जो इन दोनों का सेम आएगा। बात समझ में आ गई? कोई एक टर्म ऐसा होगा जो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो वो टर्म निकालना है। मतलब n की वो कौन सी वैल्यू होगी जो जिनके लिए ये सेम होगा। ठीक है, यही कह रहा है ये कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, तो इस एपी का a क्या है? इसको a1 कहेंगे। इसका a2 हो गया है। इसका कॉमन डिफरेंस d क्या होगा? इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा? 2। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? इसको d1 कह लीजिए, इसको d2। ये हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो अब जो पहली वाली एपी है उसका nth टर्म क्या होगा? फर्स्ट एपी का nth टर्म क्या होगा बताइए? nth टर्म का फॉर्मूला बोलिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहली के लिए लिखेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। देखो मैंने यहाँ 1 और 1 लिखा है लेकिन यहाँ n ही लिखा है क्योंकि n दोनों में क्या होना है? सेम होना है। तो a1 की जगह मैं कितना रख दूंगी? 63 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है, d कितना है? 2। यही होगा। और एक सेकेंड एपी के लिए क्या होगा? a2 हो जाएगा, यहाँ n ही लिखेंगे और यहाँ d2 हो जाएगा। a2 कितना है? 3, यहाँ n माइनस 1 और इंटू 7। ठीक है, ये फर्स्ट एपी का nth टर्म है और ये सेकेंड एपी का nth टर्म है। तो n की किस वैल्यू के लिए ये इक्वल होगा पूछा, तो ये इक्वल टू ये रख देंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो पहले तो ये 3 इधर आ जाएगा तो 63 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 60 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ये 3 तो हम पहले ही माइनस कर चुके, और ये हो जाएगा 7n माइनस 7। तो प्लस प्लस होगा, माइनस इधर आके माइनस होगा, माइनस का 7n हो जाएगा और ये प्लस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मैंने एक साइड कर दिया। अब इसमें देखिए ये 60 प्लस का है और ये 7 भी प्लस का है। 67 हो गए और ये 2 माइनस का है, तो 67 में से 2 गए तो कितना बचा? 65। और देखो ये 7n माइनस का है और 2n प्लस का है, तो 7n में से 12 माइनस 5n इक्वल्स टू 0। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा, जब इसको उधर ले जाएंगे तो 5n इक्वल्स टू 65। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यानी कि n की 30 मतलब n इक्वल्स टू 13 के लिए दोनों एपी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे करके इसको करें। क्वेश्चन समझना है उसकी लैंग्वेज को कि वो बोल क्या रहा है। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। अगला देख लीजिए 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज। 16th क्वेश्चन है वो एपी निकालो कह रहा है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म को क्या लिखूंगी? वेरी गुड, a प्लस 2d। ये कितना है? 30। थर्ड टर्म कितना है? 16। थर्ड टर्म कितना है? 16। whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term
बाई 12। अब पहले तो 7 टर्म बताइए क्या होगा, ये थर्ड टर्म है, 7 टर्म क्या होगा, और एक टर्म की और बात कर रहा है, कौन सा कह रहा है, टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म, a प्लस 4d। इन दोनों में एक रिलेशन दिया है कि ये इससे 12 ज़्यादा है, ये तो बोला है ना, 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी जो 7 टर्म की वैल्यू है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। 12 इस साइड प्लस करेंगे जिससे ज़्यादा है, ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12, 2d इक्वल्स टू 12, तो d इक्वल्स टू 6। जब d 6 आ गया, d की वैल्यू इसमें रखेंगे, सॉरी इसमें रखेंगे तो a आ जाएगा, है ना, तो ये क्या है a प्लस 2d, d कितना है 6 इक्वल्स टू 16, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, यानी a इक्वल्स टू 4। अब हमको a भी पता चल गया और हमको d भी पता चल गया, तो हम a p बना सकते हैं। a p क्या आएगी, पहला टर्म आएगा 4, अब इसमें d ऐड करेंगे, दूसरा आएगा 10, फिर d ऐड करेंगे 16, फिर d ऐड करेंगे तो ये a p निकालोगे, ठीक है। तो a p बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, a और d, क्या पता होना चाहिए, a और d। a पता होगा तो उसमें d हर टर्म में ऐड करते जाएंगे तो a p बनती जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें इससे दी थी, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना था, a और d, ताकि हम a p को निकाल सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने घर जाके चेक किया, मैंने कहा था न्यू सिलेबस देखना। 70 इस बार का जो आपका पेपर है अभी हुआ नहीं है, FA1 का जो पेपर हो रहा है आपका, जो पहला ये पेपर अभी हुआ नहीं ना आपका, आगे चले गए 56 को, ये पेपर बिल्कुल ऐसे ही बनाया है जैसे कि एग्ज़ाम में बोर्ड में आता है, ठीक है, पैटर्न वही रखा गया है जैसे बोर्ड के पेपर में आता है। तो उसको इसी तरीके से आपने देखना है कि मैं कितने टाइम में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसे बोर्ड का रहता है। अगला देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 20th टर्म, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लास्ट से निकालने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, लास्ट से। आपको देखो, अगर मैं आपसे खाली कहती, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होता कि इस AP का 20वां टर्म निकालिए, 20th टर्म, तब तो आप क्या फॉर्मूला लगाते, a प्लस 19d लगाते, नहीं लगाते, a इसने दिया ही है और d इसमें पता ही चल रहा होगा आपको, d क्या है, कितना है d 5, तो आप निकाल लेते, पर इसने एक वर्ड जोड़ दिया कि लास्ट से निकालिए, यानी जैसे AP जहाँ खत्म हो रही है ना, तो लास्ट से 20वां टर्म बताना है, तो लास्ट से 20वां टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट से 20वां टर्म, लास्ट टर्म को L लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, लास्ट से 20वां टर्म निकालना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट टर्म कितना है, यहाँ प्लस होता है, मैंने अभी करके देख लेते हैं, 253 है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, यहाँ प्लस या माइनस क्या होता है, अभी निकालेंगे तो पता चल जाएगा। n-1 है, 20 माइनस 1 इंटू d तो 5 ही आएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 19 इंटू 5 95, कितना आया जरा माइनस करो, 168। आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है पीछे, और इसमें कितना आ रहा है 158 ही तो आ रहा होगा, ठीक है, तो माइनस होगा कौन कह रहा है, प्लस होगा कौन कह रहा है, ठीक है, यही आ रहा है ना आंसर। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे लास्ट से निकालने का, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद रखेंगे, जैसे वहां पर a प्लस n, देखो पहला, लिसन टू मी, जब पहला टर्म रखते हैं, जब a रखते हैं तो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। जब लास्ट से निकालते हैं फॉर्मूला, यहाँ a को फर्स्ट टर्म दिखा रहे हैं और l का मतलब लास्ट टर्म है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या होता है माइनस, बस ये ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता आपकी बुक में दिया, देखिए जरा, नहीं दिया, बुक में दिया है कहीं पे, बुक में दिया नहीं, बुक में नहीं दिया है, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि उसको पता है कि शुरू से तो निकालना सब बच्चों को आता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एक टर्म उसने जोड़ दिया लास्ट से कि एल लास्ट से निकाली। तो बच्चे कई बार दिमाग लगाते भी हैं तो वो सोचते हैं कि एल प्लस कर देते हैं, क्योंकि लास्ट से निकालना है तो जैसे शुरू से ए प्लस करना है ऐसे लास्ट से एल प्लस कर देते हैं, पर यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, याद रहेगा। ये अलग सा क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थोड़े से हटके होते हैं उनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अब मुझे बताइए इस एपी का फोर्थ टर्म, किसी भी एपी का फोर्थ टर्म क्या होगा और एट टर्म क्या होगा? ये फोर्थ टर्म हो गया और एट टर्म हो जाएगा 8 + 7। ये कह रहा है इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम कितना है? 24। यानी कि a प्लस 3d में जब आप a प्लस 7d ऐड करोगे दोनों टर्म को तो 24 आता है। ऐसा ही तो बोल रहा है। तो ये a और a कितने हो जाएंगे? 2 है। 7 और ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 24। आपको दिख रहा होगा कि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होगी। इसको लिख देंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब एक और रिलेशन दिया होगा इसने, एंड सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। 6th टर्म क्या हो जाएगा? 6th टर्म हो जाएगा a प्लस 5d और a प्लस 10th टर्म। इनका सम कितना है? 44। ये भी कितना हो जाएगा? 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। पूरी इक्वेशन 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 7d इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही है, आता है कि नहीं? इसके नीचे इसको रखिए, सॉल्व करिए। क्या करेंगे? प्लस या माइनस? ये कर दिया। ये कितना है? माइनस का 2d और ये आ जाएगा माइनस का 10। माइनस का माइनस इक्वल टू 5। जब b इक्वल टू 5 आ गया तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। इसी में रख देते हैं 5 5 जा 25। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 माइनस 25 माइनस 30। तो ये क्या कह रहा है? क्या पूछा क्या था? AP बताइए। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज माइनस 30। फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज माइनस 30। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जहाँ डाउट हो तो पूछ लेना, अपने दिमाग में याद रखो, फिर जब बात पूरी हो जाती है उसके बाद अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ लेना। अगला देखिए। हाँ, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000। Subba Rao ने annual 5,000 है 50 annual salary 5,000 सालाना 5,000 रुपये मिल रहा है। 1995 में साला देख लो आप, 1995 में इतने पैसे मिलते थे। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। और हर साल उसको, पहले साल उसके इतने पैसे होंगे, हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो अगले साल हो जाएंगे 5,200। ठीक है, ऐसे ही 5,400। तो ये कह रहे हैं इन विच ईयर उसकी सैलरी कब 7,000 पहुंच जाएगी। ठीक है, 7,000 कब पहुंचेगी उसकी सैलरी, ये पूछा। कौन सा क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन। तो ये हो गया A। B आपको समझ आ गया होगा क्या है? B कितना हो गया? 200। और ये क्या हुआ? AN। ये क्या हुआ? AN। तो निकालना क्या है? N। कितने साल बाद उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो AN इक्वल टू क्या होता है? A प्लस इंटू डी। AN की जगह 7,000 रख लेंगे। A आपको पता ही है 5,000 है, प्लस n माइनस 1। n तो निकालना ही है। D कितना है? 2। इसको इधर ले जाएंगे, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 200 को नीचे ले आएंगे, n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10 आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी कि 11। यानी कि 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप, जैसे ये क्वेश्चन इससे बनाया सैलरी वाला, इस क्वेश्चन को कुछ भी बना सकता है। इसको इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बना सकता है कि आपने बैंक में इतने पैसे जमा करे, आपको पहले साल इतना, हर साल इतना इंटरेस्ट मिला, तो कितने साल बाद आपका अमाउंट जो है बैंक में इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे भी चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है राम कली
सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। मतलब पहले वीक में उसने ₹5 सेव किए, ये ए हो गया, फिर हर बार वो 1.75 एक्स्ट्रा सेव करती है, बी हो गया। इतना बढ़ोतरी करते जाती है अपनी सेविंग में, ठीक है। तो कितने टाइम बाद उसके पास ₹20.75 इकट्ठे हो जाएंगे। ये क्या है? ए एन। क्या है ये? निकालना क्या है? एन। कितने टाइम बाद एन निकालना, बात समझ आ गई? इसको आप खुद करेंगे, कर लेंगे ना, इसको आप खुद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन यू विल डू बाय योरसेल्फ। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर। डोंट डू आदान प्रदान व्हेन यू आर इन द क्लास। अभी तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है? सैनिटाइजर की। सैनिटाइजर इज दिस, क्या है? सैनिटाइजर है। क्या जरूरत पड़ रही है उसकी अभी बताओ इस समय? अब दुनिया नॉर्मल हो गई है, तुम भी नॉर्मल हो जाओ, अब नॉर्मल बिहेव मत करो, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपकी, मेरे को ध्यान से इधर देखिए मेरी तरफ, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 समाप्त हो गई। ये कौन सी थी? 5.2 थी ना। ये पहली 2 एक्सरसाइजेस आपकी किसके ऊपर बेस्ड थी? एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थी, ए एन के फॉर्मूले थी या नहीं थी? एक से दूसरा फॉर्मूला कहीं नहीं था, बस एक जगह पे हमारा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा, वो भी सेम ही है, बस फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म रखना है और प्लस की जगह माइनस करना है। सिर्फ एक जगह माइनस करना है, ये वाला साइन चेंज करना है, ये n-1 वाला चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पूरी 2 एक्सरसाइजेस एक फॉर्मूले पे निपट गई। उसमें वही 4 जो आपके पास ए एन, एन, डी और ए है, उन्हीं में से कुछ ना कुछ निकालना था और उसी के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया था, जिससे कि आप कुछ ना कैसे भी मैनेज करके ए और डी निकालिए या ए पी निकालिए, यही क्वेश्चन था। तो आपको, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपने देखा होगा जहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हुई, हर क्वेश्चन था अलग ही टाइप का। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं है, बस ये लास्ट के 19 और 20 क्वेश्चन ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसीलिए मैंने 19 बता दिया और कहा कि 20th आप खुद करेंगे, ठीक है। बाकी हर क्वेश्चन का तरीका अलग है करने का, निकालना तो वही है, फॉर्मूला भी वही यूज़ होना है, लेकिन मेथड क्या है? अलग अलग है। तो इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप जो थर्ड एक्सरसाइज आपकी आएगी 5.3, ये एक नए फॉर्मूले पर बेस्ड है। पहले आप इसको समझ लीजिए, ये जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं ये सम ऑफ एपी का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी से क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक एपी दे दूं कि बेटा ये एक एपी है, ये एक एपी और मैं इसको यहाँ पर खत्म भी कर दूँ, ठीक है, मैं कह दूँ कि यहाँ पर ओवर भी होगी। अब मुझे बताइए कि इस एपी के सारे टर्म्स का सम कितना है, मतलब इन सबको ऐड करके कितना आएगा, बात समझ आ रहे हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है SN, उसको सम ऑफ एन टर्म्स। फॉर्मूला किस चीज़ का है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ये फॉर्मूला होता है n/2, ध्यान रखेंगे, n/2, 2a + n-1 इंटू b, n/2 इंटू 2a प्लस, ध्यान देखो ये फॉर्मूला तो वही है जो an का होता है, बस यहाँ पर a की जगह क्या है? 2a। ये तो an का फॉर्मूला होता है ना, a + n-1 इंटू d, होता है कि नहीं होता है? बस यहाँ पर क्या है? 2a है, ये ध्यान रखना है। और अगर यहाँ 2 है तो ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे भी 2 है, बाहर भी एक n है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये याद रखना है। मेजर मिस्टेक जो बच्चे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में करते हैं वो 2 हैं। एक तो वो यहाँ a लिख देते हैं, दूसरा वो यहाँ प्लस लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, तो यहाँ कोई साइन नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है? 2, याद रहेगा। तो ये है n टर्म्स ऑफ किसी एपी को ऐड करने का, एपी के सारे टर्म ऐड करने का ये फॉर्मूला है। इसमें कुछ फॉर्मूले और हैं जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको लास्ट टर्म पता हो, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो, ठीक है, मान लिया ऐसे कई क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज नंबर 2 में भी देखे कि उसने फर्स्ट टर्म लिखा था, फिर डॉट डॉट करके एपी लिखी थी, फिर लास्ट वाला टर्म भी लिखा था जो एपी जहाँ पे खत्म हो रही है। तो उस केस में आपको पहला टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी। पहले टर्म को ए से दिखाते हैं, लास्ट टर्म को वैसे एल से दिखाते हैं, कहीं कहीं इसको ए एन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ए एन। तो जब आपको ए और ए एन दोनों पता होते हैं तो उस समय फॉर्मूला हो जाता है SN = n/2, ब्रैकेट के अंदर a + a। ए और ए एन को ऐड करिए और n/2 से मल्टीप्लाई, या तो ये
या फिर n/2 इसी को लिख देते हैं a प्लस n। एक ही बात है, l या an एक ही चीज़ है। लास्ट टर्म दिया हो तब भी यही करेंगे और an दिया हो तब भी यही करेंगे, ठीक है। और एक ये ध्यान रखेंगे आप, और एक आप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ध्यान रखेंगे, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है? जब लाइन से लिखे हो। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बताइए? 1 2 3 4 5 6। अगर ये लाइन से लिखें, ठीक है, बीच में गैप नहीं है इनमें, तो आपसे कहा जाए कि पहले मतलब गैप नहीं है का मतलब AP इस तरीके से लिखे कि प्रॉपर गैप है। ऐसा भी नहीं कि गैप नहीं है, लेकिन अगर आपको 1000 टर्म का सम करने को कह दिया जाए, जैसे मैं काउंटिंग लिख दूँ, काउंटिंग में एक एक का गैप होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर में एक एक का गैप होता है। अगर आपसे कहूँ कि 1000 टर्म का सम निकालो, आपको कि 1000 ही होता है। ऐसे भी है कुछ बच्चे जो कहते हैं 1000 होता है, 1000 नहीं होगा ना, 1 + 2 + 3 ऐसे 1000 टर्म्स तक करते जाना है। तो निकालना पॉसिबल है ओरली? नहीं है। तो उस समय आप फॉर्मूला होता है Sn = n × n + 1/2। जैसे मैंने आपसे कहा फर्स्ट 1000 टर्म का सम निकालिए, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1000। कितनी है? 1000। तो कितना हो जाएगा? Sn = 1000 × 1000 + 1 यानी 1001/2। उससे ये कितनी 5000 तक कटेगा, फिर इसको 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा वो Sn की वैल्यू है। समझ में आ गया? 2000 टर्म का कह सकती हूँ, 500 का कह सकती हूँ, 50 का, 20 का, जितने का भी कहूँगी, आपने n की जगह उतना ही लगा देना और n + 1 उससे एक ज़्यादा हो जाएगा। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और नीचे अपॉन में क्या है? 2। तो यहाँ पर आपने कितने फॉर्मूले सीखे? 3 4। कितने फॉर्मूले सीखे? पहला फॉर्मूला बोलिए, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ये कब है? जब सिंपली आपको a d n ये सारे चीज़ दिया हो, ठीक है, जैसे सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तब Sn = क्या होता है? बोलिए n/2 ब्रैकेट a + an या फिर a + l, जो भी आप लिखना चाहिए। अगर आपको n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछे, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब लगातार गिनती जो होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसमें ऐसा गैप नहीं होना चाहिए कि पहले 1 लिखा और फिर 7 लिख दिया फिर 10 लिख दिया, ऐसे नहीं। मतलब लगातार जो काउंटिंग होती है आपकी, जिसमें कि इक्वल गैप होता है, तो उस समय क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n/2 बोलिए n × n + 1/2 n × n + 1 n/2 × n + 1 भी कह सकते हैं। n × n+ बोलने में ठीक है लगता है, n × n + 1/2। याद रहेंगे? याद रहेंगे ना? कितने फॉर्मूले हुए? वैसे 3 ही हुए लेकिन काउंटिंग में 4 हो गए, ठीक है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये और ये सेम ही अगर ऐसे लिख ले तो इनको 2 काउंट कर ले तो फिर एक ये हो गया। कितने हो गए? 4। सब किसको निकालने के फॉर्मूले हैं? Sn निकालने के। Sn का मतलब क्या है? सम ऑफ AP। अब आपको क्या करना है? ये 3 मान के चलिए, 4 नहीं माना, कितना माना? 3। इन 3 फॉर्मूलों को हर किसी को 50-50 टाइम आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। 50 टाइम्स ये लिखना है, 50 टाइम ये लिखना है और 50 टाइम a + n। और ऐसे नहीं कि फैला फैला के आप क्या करिएगा ना, कॉपी पर ही फॉर्मूला आप 2 पार्ट्स में यहाँ लिख ली, यहाँ लिख ली। 20-25 लाइन तो एक ही बार में होती है कॉपी पे, तो एक पेज पे आ जाएगा। ऐसे दूसरे फॉर्मूले को भी 3 पार्ट कर लीजिए। जैसे ये फॉर्मूले छोटे हैं, दूसरा और तीसरा छोटा है, तो कॉपी में क्या करना? 3 पार्ट करना, यहाँ लिखो फिर यहाँ लिखो, ठीक है। समझ आ गया? तो इस तरीके से आपने ये लिखने का कारण क्या है कि आपको ये लर्न हो जाए। जब हम किसी चीज़ को 50 बार रिवाइज कर देंगे, एक ही चीज़ में बार बार लिखूं तो क्या होगा? याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं भी किस पर अप्लाई करती हूँ? अपनी 6 साल की बेटी पर, और वही मुझे किस पर अप्लाई करना पड़ रहा है? 15 साल के बच्चों पर उसको देती हूँ मैं। वो छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? छोटे बच्चों का सीखने का मेथड पता है क्या होता है? छोटे बच्चे रट के सीखते हैं। आपको जब आप छोटे होते हैं आपको ड्रिलिंग कराई जाती है, रटाई, जैसे आपको टेबल्स रटाई ना बचपन में, तो टेबल्स रटाई गई, आप उसका मतलब तब नहीं समझते थे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आपसे कहा आपने रट ली। तो छोटे बच्चों को ऐसे ड्रिल करके रटाया जाता है। वही एक स्पेलिंग उसको अगर दे देती हूँ 10-20 बार लिखने को तो उसको लर्न हो जाती है। मतलब मैं उसको बाद में समझाती हूँ, पहले स्पेलिंग उसको दे देती हूँ। तो वही मेरे को आप पर आजमाना पड़ता है, क्योंकि आप खुद से लर्न नहीं करते। तो इसलिए आपको एक टास्क दे दो, या आपको एक पनिशमेंट समझ लो, या इसको आप रिवॉर्ड समझ लो कि 50 बार लिखने को दे दिया, तो नहीं चाह के भी वो याद, जिस चीज़ को हम बिना सोचे भी अगर 50 बार लिख देंगे तो वो हमको लर्न हो जाएगी।
ठीक है, तो इसलिए मैंने ये दिया है। और अगली क्लास में आपको ये फॉर्मूले 3 के 3 याद होने चाहिए, क्वेश्चन करने में तभी मज़ा आएगा जब फॉर्मूले आपको याद हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम को आता है तो मैम करेंगी करके। इसमें टाइम देखिए जरा कितना बचा है अभी। कौन कह रहा है 1 मिनट? 1 मिनट है, 3 मिनट है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए 5.3 का 112 उस पे 112 पेज नंबर पर। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये एपी कहीं पर खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। तो इसमें जो पहले लिखा है नहीं, खत्म नहीं हो रही, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया है, बस ये बताया कि एपी में टर्म कितने हैं, 10 टर्म तक निकालो कह रहा है। क्या कह रहा है? तो पहले वाले का पहला फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा? फर्स्ट वाला। कौन सा लगेगा? फर्स्ट। यहाँ पर ए क्या है? 2, बी क्या है? 7 - 2 यानी कि 5, और n क्या है? 10 है। आपको क्या निकालना है? ऐसे ऐसे इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, n/2 2a प्लस तो n/2 का मतलब 10/2, ठीक है। 2a का मतलब 2 × 2, 10 - 1 का मतलब कितना हो गया? 9, और d कितना है? 5। कितना है? 5। ये 5 का कट गया, ये कितना हो गया? 2 × 4 और 9 × 5 45 और 4 49। 49 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 245। दिस इज ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के बाकी 1, 2, 3 पार्ट्स आप कर लेंगे, एक ही जैसे हैं सारे। अच्छा, एग्जाम में भी जब आप क्वेश्चन करेंगे पहला काम आपका यही होना चाहिए। पहले जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही क्लियरली करना है। तो सबसे पहले एपी उतारिए जो दी है, उसके बाद आप बिल्कुल ऐसे लाइन से क्लियरली ए, डी, एंड जो भी आपको दिया है उसको लिख लीजिए, जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करिए, फॉर्मूले के बाद वैल्यू रखिए, तब कैलकुलेट करिए। गजर बजर काम नहीं करना है, ना तो स्कूल कॉपी में ना एग्जाम कॉपी में। देखो एग्जाम कॉपी में आप जितना क्लियरली काम करेंगे आपके मार्क्स मिलने की संभावना उतनी अच्छी हो जाती है। कोई भी टीचर जब आपको बताता है कि एग्जाम में ऐसे काम करना है बेटा, वो इसलिए बताता है क्योंकि वो एग्जाम कॉपी चेक करता है, तो उसको पता होता है कि क्या डिफिकल्टी आती है, बच्चे ने कैसे काम करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं।